अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर मार्केट और उसकी टाइप से रिलेटेड ही है, जो कि हम प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मार्केट की स्ट्रक्चर के लिहाज से चार टाइप्स होती हैं, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको दो टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। और आज हमने तीसरी टाइप के बारे में पढ़ना है, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हम मार्केट के बारे में दोबारा से रिवाइज करेंगे कि मार्केट किसे कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कुछ फीचर्स, खसूसियात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि अगर कोई भी फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है तो उसका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन पीरियड, उसमें हम तीन केसेस को डिस्कस करेंगे: नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस। और एट द एंड इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन लॉन्ग रन पीरियड, और उसमें हम एक ही केस डिस्कस करेंगे जो कि है नॉर्मल प्रॉफिट। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बनता है। तो हम इसको वन बाय वन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं मार्केट किससे कहते हैं। तो मार्केट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि मार्केट वो जगह होती है जहां पे सेलर चीज को फरोख्त करता है और बायर चीज को परचेज करता है। ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर चीज को एक्सचेंज करते हैं, उस जगह को मार्केट कहते हैं। हम उसको दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। क्या मार्केट इज एन एरिया ओवर विच बायर्स एंड सेलर निगोशिएट फॉर द एक्सचेंज ऑफ अ वेल डिफाइंड कमोडिटी। के मार्केट वो जगह होती है जहां पे बायर और सेलर निगोशिएट करने के बाद चीज को एक्सचेंज करते हैं, ऐसी जगह को मार्केट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि बिफोर 1933, 1933 से पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। बेसिकली उस वक्त सिर्फ मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ही डिस्कस किए जाते थे। लेकिन 1933 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था एडवर्ड चैम्बरलिन, जिन्होंने पहली दफ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है परफेक्ट कंपटीशन के साथ, तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन होती है आ मार्केट स्ट्रक्चर विद फ्रीडम ऑफ एंट्री। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वो मार्केट होती है जिसमें किसी भी नई फर्म को आने की इजाजत होती है। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स डेट प्रोड्यूस सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन की तरह, लेकिन यहाँ पे जो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है वो देखने में तो एक जैसी होती है, बट स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। और यही फर्क शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का टूल यूज करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बीइंग द बेसिक टूल फॉर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, और यही फर्क शो करने के लिए हर फर्म जो है वो अपना करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या पब्लिसिटी के ऊपर लगाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो ये गलत नहीं होगा। बेसिकली ये एक सेंट्रल सिचुएशन है जो कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के दरमियान में आती है। तो अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं दोबारा, यही वजह है कि इसमें देखें कि लार्ज नंबर फर्म्स होती हैं, जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, ठीक है। वहाँ पे प्योर सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है, लिहाजा उनको कभी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं हुई। यहाँ पे देखने में तो सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, और यही फ़र्क शो किससे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में। आगे मैं आपको फीचर में भी बताऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट आप देखें, जितनी भी पेस्ट हैं देखें, देखने में सारी सेम लग रही हैं। कॉलगेट आपके पास, सेंसोडाइन है, इंग्लिश है, ये सारी देखने में सेम लग रही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। और यही फ़र्क शो करने के लिए वो फर्म क्या करती है, पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट करती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स देख लें आप, पेप्सी है, कोक है, स्प्राइट है, आप देखें देखने में सारी वो सेम लग रही है सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन उनमें फ़र्क होता है। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सॉप देख लें आप, आपके पास बेशुमार कंपनीज हैं जिनके सॉप्स अवेलेबल होंगे, देखने में सारे सॉप ही हैं, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंस शो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको तीनों में फर्क क्लियर हो गया होगा ना, कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, और वो एक जैसी चीज़ बना रही होती है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, वीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं
वो उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और मोनोपोली के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि उसमें सिंगल फर्म होती है जिसका मार्केट में पूरा कंट्रोल होता है, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, उसमें एक फर्म होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है विच प्रोड्यूस अ सेम प्रोडक्ट बट सम डिफरेंशिएट विद ईच अदर। तो देखने में वो सेम बना रही है लेकिन उनमें फ़र्क होता है। तो अब आपको तीनों मार्केट्स के अंदर जो फ़र्क है वो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी फीचर्स पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कुछ खसूसियात डिस्कस कर लेते हैं। कुछ तो हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ ली है, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पर भी जो चीज़ को फ़रोख्त कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो ख़रीदार होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे हमने खसूसियत पढ़ी है, तो ये तो हमने सर सब मार्केट्स के अंदर पढ़ी है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, बायर्स जो हैं वो हमेशा लार्ज नंबर होते हैं। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये वाली फीचर जो है ना वो परफेक्ट कंपटीशन से रिलेट करती है कि यहाँ पे भी कोई भी नई फर्म को आने की इजाज़त है, और अगर कोई फर्म मार्केट को छोड़ के जाना चाहती है तो वो जा सकती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था ना, लॉन्ग रन के अंदर मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि क्यों नॉर्मल प्रॉफिट बनता है। तो ये आपने याद रखनी है, तीसरा पॉइंट ये उस वक्त मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। नंबर 4, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी मैंने आपको बताया कि सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें फ़र्क होता है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीचर रिलेट करती है मोनोपोली के साथ, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। और यही वो फीचर है जिसकी वजह से इसका जो AR का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्यों जाता है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कि यहाँ पर भी जितनी भी फर्म्स होती हैं उनका अपनी जो प्रोडक्ट है उनकी कीमत के ऊपर पार्शियली कंट्रोल होता है। पार्शियली कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर भी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लॉप में जाता है। और डिमांड कर्व को आपको पता है कि यहाँ पे AR से ही शो करते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर अगर ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इनका भी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी डायग्राम भी वैसे ही बनेगी AR और MR की, जैसे कि आपने मोनोपोली में पढ़ी थी। परफेक्ट कंपटीशन में वो एक हॉरिजॉन्टल शेप में बनी थी, अगर आपको याद हो एक स्ट्रेट लाइन में बनी थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो फर्म्स हैं उनका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन मोनोपोली में आपने पढ़ा था कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये जो AR है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनता है, ठीक है। और अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर भी कंट्रोल ओवर प्राइसेस होता है चाहे पार्शली हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्म्स अपनी मर्जी से कीमतें तकरीबन रख रही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो AR है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो इसकी जो AR की डायग्राम है वो जस्ट लाइक मोनोपोली की डायग्राम जैसी ही बनेगी, ठीक है। यही वजह है कि हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ने से पहले इसके AR और MR नहीं पढ़े। उसकी वजह यह है कि इसके AR और MR जस्ट लाइक मोनोपोली ही होंगे। नंबर 6, इसकी फीचर है कि ये अपने प्रोडक्ट के शो करने के लिए, डिफरेंस शो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी करते हैं, नंबर 6 पे। और नंबर 7 पे स्टिफ कंपटीशन, या स्टिफ का मतलब होता है सख्त। जारी बात है यहाँ पर भी लार्ज नंबर फर्म्स होती है जिनके दरमियान में सख्त कंपटीशन होता है, और यही वो अगर आप देखें तो असल कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं जी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, कंडीशंस को देखते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मार्केट चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या कोई भी हो, कंडीशन सेम ही रहती हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही दो कंडीशंस पढ़नी है। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की कंडीशंस कौन सी हैं जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ी थी, लास्ट क्वेश्चंस के अंदर पढ़ी थी। नंबर 1, MC = MR, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। और नंबर 2, दूसरी कंडीशन कि MC जो है वो MR को कट करेगा फ्रॉम बिलो। तो ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, दीज आर द कंडीशंस जो कि किसी भी मार्केट में होंगी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक है, तो कंडीशन हमेशा सेम रहती हैं, ये आपने याद रखना है। अब इन्हीं कंडीशंस को बेस बनाकर हम इसकी इक्विलिब्रियम की जो डायग्राम है उसके बारे में सीखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दो एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी आउटपुट है, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स आपके पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, क्योंकि आपने दोनों बनाने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इनका भी पार्शनली क्या होता है, प्राइस पे कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है, AR का कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनेगा। तो सबसे पहले हम AR बना लेते हैं स्टूडेंट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग में, जैसे कि मोनोपोली में बना था। उसके बाद MR बना लिया हमने। उसके बाद MC, ये हमने कॉस्ट कर्व हमने पढ़ा है कि हर मार्केट में सेम ही बनता है। अब देखें MC और MR एक जगह पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। हमने पढ़ा है ना कंडीशन कि MC MR के बराबर होना चाहिए, वो पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी मैंने आपको बताया था MC MR को बिलो से कट करता है, वो भी पूरी हो रही है। तो MC MR को जहाँ पे कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम हो गया। E से आपको नजर आ रहा है, शो कर रहे हैं, वहाँ से आपको मार्केट में आउटपुट मिल जाएगा क्यों। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि आपने प्राइस मालूम करनी होती है। प्राइस मालूम करने के लिए आप मूव करते हैं
इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से ए आर की तरफ। तो जहाँ पे आप यही पॉइंट ए आर को जाके कट करेगा, मैंने उसको टी का नाम दिया है, तो वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे मार्केट में प्राइस मिल जाएगी। तो ये वो इक्विलिब्रियम डायग्राम है जो आगे हमारे केसेस के अंदर बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने घर में लाजमी बनाना है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म इन शॉर्ट रन पीरियड के। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स आती हैं वो किन किन केसेस से गुजर सकती हैं। तो 3 केसेस हैं जैसे कि हमने मोनोपोली में भी पढ़े। जैसे नंबर 1 पे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नंबर 2 पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं या सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, और नंबर 3 पे मिनिमम लॉस या नॉर्मल लॉस। तो ये 3 केसेस हैं जो कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर कोई भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स बेयर कर सकती है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है और क्या कंडीशंस जो है ना वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, यानी पर यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट कॉस्ट के इक्वल हो। इसको और आसान करके मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक चीज़ पर यूनिट बनाई है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी उसके ऊपर लगी है फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, 50 रुपये की आपने वो चीज़ बनाई है एवरेज, और आपने उसको मार्केट के अंदर जब सेल किया तो एवरेज आपको 50 रुपये ही मिल गई। तो 50 की चीज़ बनाकर आपने 50 में सेल कर दी, ठीक है। देखने में तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ज़ीरो प्रॉफिट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आपकी कॉस्ट भी पूरी हो जाए तो आपको मार्केट या इंडस्ट्री में स्टे करना आसान हो जाता है। लिहाजा जहाँ पे आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू की इक्वल हो जाती है मार्केट में, उस कंडीशन को भी हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम ए आर और ए सी को एक जगह पे शो कर देंगे। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ए आर जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में बनेगा, उसके बाद एम आर हमारे पास आ गया, एम सी आ गया। स्टूडेंट्स हमने पीछे भी डायग्राम सीखी है। एम सी जहाँ पे एम आर को कट करेगा वहाँ पे इक्विलिब्रियम ई पॉइंट, वहाँ से हमें क्वांटिटी मिलेगी आउटपुट मार्केट के अंदर। फिर हमने प्राइस मालूम करनी है, तो मैंने आपको कहा था इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपने ए आर की तरफ मूव करना है, क्योंकि ए आर हमें प्राइस के बारे में बताएगा। तो यहाँ से हमें, जिसको मैंने टी का नाम दे दिया, वहाँ से आपको लेफ्ट साइड पर प्राइस मिल गई। तो ये वो इक्विलिब्रियम डायग्राम है जो कि आपने हर केस में बनानी है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला केस है वो नॉर्मल प्रॉफिट का ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या किया कि ए आर ए सी के बराबर होगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट रेवेन्यू की इक्वल होगी। तो आपका ए आर तो पहले ही बना हुआ है ना, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपका नजर आ रहा है आपको, ए आर, ये प्राइस को जो पी को शो कर रहा है ये ए आर का पॉइंट है ना बेसिकली। तो अब हमने इसी पॉइंट पे कॉस्ट भी शो करनी है। तो कॉस्ट के लिए कौन सा कर्व है? एवरेज कॉस्ट कर्व। कैसे बनता है? यू शेप हमने पीछे सीखा हुआ है। तो हमें एक यू शेप इसी तरह का एवरेज कॉस्ट कर्व इस पॉइंट से गुजार देंगे। ये शो कर रहा है कि एक चीज़ हमने इतने की ही बनाई थी जो टी के ऊपर है, और इतने की ही हमने मार्केट में सेल कर दी। तो जितने की बनाई उतने की सेल कर दी, तो मार्केट में उसको क्या कहते हैं जी? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा पहला केस था, याद रखना आपने। इसमें ए आर ए सी के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स दूसरा केस है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें हमें थोड़ा मुनाफा होगा। ये कंडीशन क्या जी? ए आर ए सी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो कम होगी और पर यूनिट रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा। यानी अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि फ़र्ज़ करें कि आपने एक चीज़ 50 रुपये की बनाई है एवरेज, और आपने उसको सेल कर दिया 60 रुपये का, तो 50 से ज़्यादा का बेच दिया, तो 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट शो करना है स्टूडेंट्स। तो हम इसको डायग्राम से में बना के देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, आउटपुट क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग पहले से हमने सीखा। एम आर भी बन गया, एम सी बन गया। एम सी और एम आर जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट, वहाँ से हमें आउटपुट मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्राइस मालूम करनी है, तो इसी पॉइंट से हम ऊपर जाते हैं ए आर की तरफ। वहाँ पे टी का नाम दे दिया मैंने, वहाँ पे आपको मार्केट में प्राइस मिल गई और ये शो कर रहा है कि आपने वो प्रोडक्ट कितने की सेल की है। अब आपका केस है जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। तो ए आर अगर टी वाला पॉइंट है तो ये ज़्यादा हमने शो करना है, तो कॉस्ट हमने कम शो करनी है ना। तो कॉस्ट अगर हमने कम शो करनी है तो हमने इस टी वाले पॉइंट से नीचे हमने एक एवरेज कॉस्ट कर बनाना है। तो आप देखिए हमने उसे नीचे करके एक एवरेज कॉस्ट कर बनाया, और हमने उसको एक नाम दे दिया आर का। अगर आप देखें तो पॉइंट लाइन को जहाँ पे कट कर हमने आर का नाम दे दिया, उसकी लेफ्ट साइड पे आपको कॉस्ट मिलेगी। अब यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है स्टूडेंट्स कि हमने एक चीज़ प्रोड्यूस की थी ओ से लेकर सी तक, ये हमारा खर्चा लगा हुआ है ना उसके ऊपर। हमने जैसे कि मैंने आपको कहा कि 50 रुपये की हमने वो चीज़ बनाई, अज्यूम कर लें कि ओ से लेकर सी तक आपका 50 रुपीज़ जो है ना कॉस्ट लगी है, और आपने उसको बेचा ओ से लेकर पी तक ना, तो आपने 60 रुपये का बेच दिया। तो जो पी टी आर और सी का ये जो एरिया है जो 10 रुपये का फॉर एग्जांपल, तो ये उस फर्म का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इट इज़ अ सेकंड केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
अब स्टूडेंट्स हमारा तीसरा केस है नॉर्मल लॉस। लॉस यानी मिनिमम लॉस, यानी कम नुकसान हुआ है। तो नुकसान कब होगा? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से। यानी अगर आपने एक चीज़ पर यूनिट बनाई है, उसके ऊपर खर्चा लगा हमारा 50 रुपीज़ का, और आपने जब उसको मार्केट में सेल किया तो पर यूनिट रेवेन्यू हमें आया 45, यानी 5 रुपये आपको नुकसान हो गया। अब हम इसको डायग्राम में दिखाते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। ए आर और एम आर हमने बना लिए डाउनवर्ड स्लॉपिंग के अंदर। एम सी बनाया हमने उसी तरह से, एम सी और एम आर जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। वहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस किया, प्राइस मालूम करने के लिए ऊपर गए, टी पे हमने कट किया एआर के ऊपर, वहाँ से हमें प्राइस मिल गई। तो इट इज़ द सेलिंग अमाउंट जो हमने बेचा उसके बाद हमें मिला। अब हमने क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा दिखानी है तो ज़्यादा शो करने के लिए हमने टी वाले पॉइंट से ऊपर ए सी कर बना दिया, ठीक है, यू शेप। और फिर हम उसी टी वाले पॉइंट से ऊपर जाएंगे, हमने उसको एल का नाम दे दिया, वहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको कॉस्ट मिलेगी। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज लगा के देखें तो फॉर एग्जांपल आपने ओ से लेकर सी तक वो चीज़ बनाई है, यानी 50 रुपये की बनाई, और ओ से लेकर पी तक आपने बेच दी यानी 45 रुपये की। तो 5 रुपये का जो डिफरेंस है सी एल टी पी, ये उस फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो तीनों केसेस मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? जिसमें आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपने क्या पढ़ा है कि आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा आपको। और तीसरा केस आपने पढ़ा नॉर्मल लॉस, जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएगा, यानी जितने की आपने चीज़ बनाई उससे कम पे बेची तो नॉर्मल लॉस होगा। और ये तीनों डायग्राम वही डायग्राम है स्टूडेंट्स जो कि आपने मोनोपोली में पढ़ी थी। क्यों सेम है वही मोनोपोली वाली? क्योंकि मोनोपोली में भी फर्म का प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी पार्शियली कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ए आर जो डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसलिए इसकी डायग्राम सेम वही डायग्राम है जो आपने मोनोपोली में पढ़ी है। स्टूडेंट्स देखते हैं एट द एंड मैंने आपको बताया था कि हमने लॉन्ग रन में भी इसको डिस्कस करना है। तो अगर कोई फॉर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन में हम देखना चाह रहे हैं कि क्या केस बनता है। अगर आपको याद होगा कि मोनोपोली के लॉन्ग रन के अंदर आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा था। उसकी वजह थी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए पढ़ा था कि सिंगल फर्म थी और उसमें किसी भी नई फर्म को आने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने कहा था 100% प्रॉफिट वन करती है और मार्केट में उसका सब्सिट्यूट नहीं था, इसलिए लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट केस बना। लेकिन क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन भी होता है, सख्त कंपटीशन, और यहाँ पे नई फर्म को मार्केट में आने की इजाज़त भी होती है, इस वजह से इसके लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बल्कि नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। ये आपने याद रखना। अब स्टूडेंट्स आपको मैं तीनों डायग्राम के लॉन्ग रन में बताता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स थी तो उसके भी आपने और नई फर्म को मार्केट में आने की इजाज़त थी, ठीक है, उनका सब। तो लिहाजा वहाँ पर भी आपने लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट पड़ा। मोनोपोली के अंदर क्योंकि नई फर्म को मार्केट में आने की इजाज़त नहीं थी, 100% प्रॉफिट सिंगल फर्म ऑब्टेन कर रही थी, इसलिए उसके लॉन्ग रन के अंदर आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पड़ा। तो अब दोबारा से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो यहाँ पे भी आपने इसके लॉन्ग रन में क्योंकि नई फर्म को आने की इजाज़त है तो लिहाजा यहाँ पर सब्सिट्यूट भी अवेलेबल है। तो लॉन्ग रन के अंदर हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ेंगे। तो जहाँ पे कंपटीशन आ गया वहाँ के ऊपर लॉन्ग रन में आपने नॉर्मल प्रॉफिट का केस पढ़ना है। ये मैंने लिखा भी स्टूडेंट्स, फर्म एंड नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। क्यों? न्यू फर्म विल एंटर इनटू द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ सब्सिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कहाँ पे होती है? जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट रन में सिखाए हैं। अब स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम दोबारा सीख लेते हैं। ये वही डायग्राम है जो कि आपने शॉर्ट रन में भी बनाई है, थोड़ा सा साइज में बड़ा बना देंगे। और डिफरेंस शो करने के लिए मैंने इसके साथ एल ए आर और एल एम आर एल ए सी एल एम सी लिख दिया ताकि ये लॉन्ग रन में आपको शेयर हो जाए। उसके बाद एक्स एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी आउटपुट है, वाई एक्स पे कॉस्ट है रेवेन्यू है, ए आर हमारे पास डाउनवर्ड स्लॉपिंग है, एल ए आर आ गया, एल एम आर आ गया, एल एम सी आ गया, एम सी और एम आर जहाँ पे कट करें इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ से हमें आउटपुट मिल गया। प्राइस मालूम करनी है, ई से हम ऊपर चले जाएंगे, यार की तरफ टी का नाम मैंने दे दिया, लेफ्ट साइड पे पी मिल गया, ये प्राइस है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? ए आर और ए सी बराबर होते हैं, ठीक है, जितने की वो चीज़ बनाई उतने की सेल कर दिया आपने पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, और पर यूनिट रेवेन्यू इक्वल हो गए। तो अगर ये पॉइंट हमारा रेवेन्यू का ए आर का है तो यही पॉइंट ए सी का होगा। तो टी वाले पॉइंट पे भी आपने यू शेप एक ए सी कर बना देना है। तो इसी पॉइंट पे हमारा खर्चा लगा था और इसी पॉइंट पे हमने उसको बेच दिया। तो इसको मैंने आपको बताया कि इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, हालांकि प्रॉफिट होता नहीं है, इसलिए कि मार्केट में हमारी कॉस्ट ही पूरी होगी और हमें स्टे करना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो है ना वो क्लियर, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा आपको। और अब मैं आपको मार्केट के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे और फिर मार्केट का ये पोर्शन जो है वो हमारा वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।